भौतिक भूगोल की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये क्लास है, ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भौतिक भूगोल है उस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी से संबंधित। आज का जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। हम इस ज्वालामुखी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार ज्वालामुखी का विकास होता है, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं, ज्वालामुखी में विश्व का वितरण किस प्रकार है और ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी के परिचय के बारे में। जो ज्वालामुखी जो सामान्य जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जो ज्वालामुखी है वो क्या पृथ्वी के भूगर्भ से जब कोई पदार्थ, गर्म पदार्थ या तरल पदार्थ या लावा पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलकर बाहर की ओर आता है और यहाँ पे जब जमने लगता है तो उस जमने के कारण यहाँ पे एक स्थलाकृति बन जाती है और ऐसी स्थलाकृति पे जिस पे जम जाता है उसे हम लावा कहते हैं। बाहर जो पठार आता है, ये लावा से निर्मित को पठार को हम लावा पठार बोलते हैं। और ऐसी जो आकृति बनती है शंकु आकार की, इस प्रकार के ज्वालामुखी बोलते हैं हम शंकु ज्वालामुखी। अब इसका हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय: ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न एक ऐसी घटना है जो बेहद तीव्र गति से घटित होती है और इस घटना का पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तत्काल विनाशकारी प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से पृथ्वी के इस भयावह प्रकोप को देखता आया है, इसे शक्ति मानकर इसकी पूजा करता आया है। जापान में केलिया और भारत में ज्वाला देवी की पूजा की जाती है। पृथ्वी के भीतर भाग में दहकते हुए पदार्थ किसी भी छिद्र अथवा दरार से बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। यानी जब पृथ्वी के भीतर से कुछ लावा बाहर निकलेगा तो उस लावा को ही निकलने वाली क्रिया है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसी स्थिति में लावा के बाहर निकलने के उस छिद्र के चारों ओर एक शंकु का निर्माण हो जाता है जिसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। यानी जब कोई पृथ्वी के पदार्थ से जब कोई शंकु का निर्माण हो जाता है निकलने पर, तो बेटा ऐसे जो शंकु है जैसे लावा निकलेगा तो इसे हम शंकु ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के साथ बड़ी मात्रा में मैग्मा निकलता है, साथ ही इसमें अनेक जलती हुई गैसें, राख, भारी मात्रा में जलवाष्प निकलती हैं। इन सब को एक साथ ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। यानी जब पृथ्वी के भीतर से गैस पदार्थ, राख, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं तो ऐसी क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कारण, यानी ज्वालामुखी किन किन वजहों से ज्वालामुखी को उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, इन सारे कारणों को हम पढ़ेंगे। ज्वालामुखी की संपूर्ण क्रिया भूगर्भ से ही संबंधित है। जब यह क्रिया सक्रिय होती है तो भूमि के नीचे और सतह पर उथल पुथल मच जाती है। ज्वालामुखी उद्गार का कोई एक कारण नहीं अपितु अनेक कारण ज्वालामुखी क्रिया के हैं। ये जो कारण हैं ये निम्नलिखित हैं। पहला कारण है असंतुलन। पहला जो कारण है वो है असंतुलन। धरातल पर भू प्राकृतिक परिक्रमों क्षेत्र रूप से असंतुलन उत्पन्न होता है। इस
भूगार्भिक असंतुलन का कारण ही आंतरिक सेलों में खिसकना, भूकंप, भ्रंश आदि घटनाएं होती हैं। यानी जब पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की असंतुलन घटना घटती हैं तो उनसे भूकंप, भ्रंश, विलन आदि क्रिया होती हैं। जिसमें धरातल के नीचे चट्टान, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाने के असंतुलित हो जाने से जिसमें वहाँ पर ताप उत्पन्न होने लगता है और उसके संपर्क में आने वाली चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे मैग्मा उत्पन्न होती है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और यहाँ मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होता है, जिसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। यानी जब पृथ्वी के अंदर से जब कोई तरल पदार्थ निकलता है तो उसे मैग्मा कहते हैं और ऐसे स्थल को ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। जो दूसरा जो कारण है वह गैस व जलवाष्प की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी के अंदर जो गैस है, जलवाष्प है, इसकी दूसरा कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राप्त जब मैग्मा के प्रभाव में आता है तो जलवाष्प और गैसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मैग्मा के ताप से यह जल तेजी से वाष्प में बदल जाता है। जब जल वाष्प का यह तापमान 135 सेंटीग्रेड करीब पहुंच जाता है तो यह जल वाष्प बहुत विस्फोटक स्थिति ला देता है, जिससे यह धरातल के कमजोर भूभाग पर दबाव डालती है और उसके साथ मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। दूसरा कारण होगा ना गैस और जलवाष्प, यानी पृथ्वी के भीतर गैस जलवाष्प है और वे उनके अंदर रिएक्टिव पदार्थ है तो गर्म पदार्थ हो जाते हैं, फिर ये पृथ्वी के अंदर से ये सभी पदार्थ बाहर निकलते हैं। तीसरा जो कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेटों के माध्यम से, प्लेटों के हलचल से भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। प्लेटों में स्वतः हलचल होती है। ज्वालामुखी अवसादी और अपसारी किनारों के निकट पाए जाते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से उनके किनारों पर दबाव पड़ता है, जिससे ज्वालामुखी उत्पन्न होती हैं। 3 कारण हो गए। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, यानी ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं और उन प्रकारों के आधार पर किस प्रकार का वर्णन है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है उद्गार के आधार पर वर्गीकरण। क्रियाशीलता के आधार पर, यानी क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। नंबर ए पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। ये तो क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बांटा गया है क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 1 है जागृत ज्वालामुखी, नंबर 2 है सुषुप्त ज्वालामुखी और जो नंबर 3 है वो है शांत ज्वालामुखी। यानी क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम पढ़ेंगे जागृत ज्वालामुखी के बारे में। जो जागृत ज्वालामुखी, यह वे ज्वालामुखी हैं जिनसे सदैव लावा और अन्य पदार्थों को उद्गार होता रहता है, इसलिए इन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और हवाई का लोआ एवं मोनाकी, भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, यह जागृत ज्वालामुखी है।
और स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यानी स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो यानी जागृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जो एक व विशेष मेगमा जो पदार्थ वो सदैव निकलता रहता है। पृथ्वी पर लगभग उनकी संख्या 15 से है। अगली जो ज्वालामुखी है वह है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी यह वह ज्वालामुखी है जिनसे दीर्घ काल से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन वे में कभी भी उद्गार हो सकता है, तो इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घ काल से कभी भी ज्वालामुखी में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन उनकी संभावना ये भी कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि वो ज्वालामुखी उनका टाइम को निश्चित काल में वो कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी लंबी अवधि तक शांत रहने के बाद अचानक सक्रिय हो जाते हैं, जिनसे जन धन की अपार हानि होती है। ये दीर्घ काल तक शांत भी रहते हैं, जिनसे आपस की जो बस्तियां पास बस जाती हैं। और इटली का व्यूवियस एक ऐसा ही ज्वालामुखी है जो 1900 यानी 79 ईस्वी 1671 यानी 1631 में पहले उत्पन्न हुआ था, बाद में 1789 में हुआ था, 1784 में, 79 में, 1803 में, 1872 में, 906 में, 1927 में सक्रिय हो चुका है। यानी इटली में एक विसुवियस नामक एक ज्वालामुखी है जो वो 10-12 साल के बाद वो हमेशा उत्पन्न होता रहता है। अगली जो ज्वालामुखी है वह है शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें एक बार उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद दोबारा कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ज्वालामुखी। तो ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें हजारों वर्षों के पश्चात पुनः उद्गार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। पाकिस्तान का कोहे सुल्तान और म्यांमार का पोप ऐसे ही शांत ज्वालामुखी हैं। जो म्यांमार का जो पोप ज्वालामुखी है ये ज्वालामुखी मोस्ट है, क्योंकि बार बार मानचित्र में पूछा जाता है। ये जो पोप ज्वालामुखी है ये जो म्यांमार देश है जिसे बर्मा कहते हैं वहाँ पर होता है। और बार बार मोस्ट भी है पोप ज्वालामुखी किसका ये म्यांमार का। इसको याद रखना, ये मानचित्र में पूछ भी सकते हैं। अब पढ़ेंगे हमें यानी उद्गार के आधार पर वर्गीकरण। यानी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकरण है उनको पढ़ेंगे। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को भी 2 वर्गों में रखा जा सकता है। एक जो है उसका नाम है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और नंबर 2 है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार एक बिंदु या नली से होता है। इसमें प्रचंड विस्फोट ध्वनि के साथ साथ आकाश में बहुत ऊंचाई तक ज्वालामुखी पदार्थ चलता है और उनके साथ तीव्र भूकंप भी आते हैं। इसमें निम्न प्रकार की ज्वालामुखी भी शामिल की जाती है। यानी जो केंद्रीय जो उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं वे सामान्यतः अर्थ यही है कि जो उद्गार का जो स्थान होता है वो केवल एक बिंदु होता है। और केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं उनके अनेक प्रकार के कौन कौन जो वे
अनेक प्रकार हैं, जो भी प्रकार हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 ज्वालामुखी है पिलिपियन तुल ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं और इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर भी होता है। इसमें निकलने वाला लावा अधिक चिपचिपा होता है और जब भी उद्गार होता है तो पहले से उत्पन्न ज्वालामुखी को शंकु उड़ाकर होता है। ये द्वीप समूह के मार्निक द्वीप पर वर्ष 1902 में पिली ज्वालामुखी में भयंकर उद्बोधन हुआ था और इसी आधार पर ऐसे ज्वालामुखी को पिलिपियन तुल ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है साहब, आगे हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार और सुमात्रा के मंद जलमंडेरू में स्थित कताओ में वर्ष 1983 में भयंकर विस्फोट हुआ जिससे इसमें शंकु का 1/3 भाग उड़ गया और वायुमंडल में 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैस बादल रहा, जबकि धूल और राख 180 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में पहुंच गई। इस विस्फोट की आवाज़ 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई और इसी से भूकंप उत्पन्न हुआ और उससे 120 फीट ऊंचाई सुनामी तरंगों की उत्पत्ति हुई। मतलब ये जो हमने पढ़ा है, ये स्ट्रोम्बोली जो पिलियन जो तुल ज्वालामुखी है इसके बारे में पढ़ा है, इसकी जो विशेषताएं। अब जो नंबर 2 है वो है स्ट्रोम्बोली तुल ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी भी अधिक तीव्रता के साथ प्रकट होता है। जब गैसों में मार्ग में रुकावट आती है तो कभी कभी विस्फोट उद्गार भी होता है। इसमें निकलने वाला लावा हल्का गाढ़ा होता है। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर से सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपियारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है और इसी ज्वालामुखी के नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखी को स्ट्रोम्बोली तुल ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोम्बोली तुल कहते हैं क्योंकि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसी के नाम पर ही इसका नाम धर दिया स्ट्रोम्बोली तुल ज्वालामुखी। अगला है ब्लैकियन तुल ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट उद्गार के साथ साथ प्रकट होते हैं। इसमें निकलना हुआ लावा चिपचिपा होता है कि यह एक ज्वालामुखी छिद्र को ढक लेता है जिससे अगले उद्गार के समय गैस का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण गैस अधिक मात्रा में एकत्रित होकर ऊपर अवरोध को बढ़ा देती है। इससे निकलने वाला पदार्थ जैसे राख, धूल, आकाश काफ़ी दूर तक छा जाता है, जिसका आकार फूल गोभी के समान होता है। यानी जिस प्रकार एक ज्वालामुखी उत्पन्न होएगा तो वो एकाएक फूल गोभी की तरह रूप ले लेगा ये ऐसे। तो ऐसे को इस प्रकार ये रूप ले लेता है। इसी प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर में स्थित लिपियारी द्वीप पर प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नामकरण किया गया था। यानी ये ब्लैकियन जो तुल ज्वालामुखी है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ये जो ज्वालामुखी हैं इनको यानी जो हवाई तुल के जो ज्वालामुखी है नंबर 1, ये हवाई तुल ये पृथ्वी है यहाँ से अंदर ये निकलते हैं। पिलियन तुल ज्वालामुखी हैं ये धुआं से छा जाते हैं। नंबर 2 है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, पिलियन तुल ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी ऐसे होते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे थे ये है
वोल्केन तुल्य जो ज्वालामुखी है ये क्या धुआं सी निकालते हैं, और यहाँ पे कैसा लगता है, यानी सपोज करो ये फूल गोभी है, फूल गोभी सी ये आकृति से दिखाई देती है, तो इसको वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी को फूल गोभी ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगली जो ज्वालामुखी है वो है वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी ब्लैकियन प्रकार के ज्वालामुखी का ही तरह ही होती है, बस इसमें केवल इतना अंतर होता है कि गैसों की तीव्रता इसमें अधिक होती है, जिससे विस्फोट के समय लावा पदार्थ आकाश में अधिक ऊंचाई तक पहुंच दिए जाते हैं, और इससे बनने वाले ज्वालामुखी बादल का आकार फूलों के समान होता है। इसी प्रकार का उद्बोधन आज से लगभग 2000 साल पहले 79 ईस्वी में वेसुवियस नामक ज्वालामुखी हुआ था, जिसके पर्यवेक्षण प्लियन महोदय के द्वारा किया गया। इसी कारण इसके नाम पर वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी का नाम रखा गया। अब पढ़ेंगे हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट लगभग ना के बराबर होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता का कम होना। इसमें लावा मुख्य दरारों के माध्यम से धरातल प्रकट होता है, और उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे पिंड कुछ ऊंचाई तक उद्यान दिए जाते हैं, उड़ जाते हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे आकाश में गैसों की तरह ही उड़ रहे हैं। और हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी पीली के केसों की तरह पीली के केसों की तरह ही होते हैं, यानी केस यानी बाल, यानी ऐसे लगते हैं, यानी सपोज करो यानी आकाश में क्या उड़ रहे हैं बेटा, बाल उड़ रहे हो, बाल के समान ही ये लगते हैं। इसी तरह उद्गार हवाई द्वीप पर होता है, इसी कारण से हवाई तुल्य ज्वालामुखी भी नाम दिया है। यानी हवाई द्वीप पर जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं पर ऐसा लगता है जैसे सपोज करो जो आकाश में उसके केस उड़ रहे हैं, तो उसी के आधार पर इसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी का नाम दिया है। अगली ज्वालामुखी है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी आइसलैंड में प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी आइसलैंड में प्राप्त होता है क्योंकि आइसलैंड एक हिमानी प्रक्रिया का वाला देश है, अतः इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार होने पर लावा शीघ्र जम जाता है। अभी तक इस प्रकार के ज्वालामुखी भी किसी बड़े विस्फोट का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस प्रकार के ज्वालामुखी का भी समुचित अध्ययन नहीं हो पाया है। यानी आइसलैंड तुल्य जो ज्वालामुखी है यह बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ पे निकलने वाले जो लावा है वो अधिक मात्रा में जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और इनके प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध नहीं हुआ है, और यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा कोई विस्फोट नहीं हुआ है। आगे की क्लास में हम ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होते हैं तो उनसे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।